चलिए, लास्ट टाइम पे जो हमने बात करी थी, हमने बात करी थी आपकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। और मैंने कहा था मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ आपकी दो तरह की एनर्जी आती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और अगर ये कंजर्व है तो उसका मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन सिर्फ दुनिया में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होती है, एनर्जी तो आपकी दुनिया में और भी बहुत सारी तरह की होती है। एनर्जी दुनिया में आपकी बहुत सारी तरह की और भी होती है। जैसे कौन कौन सी एनर्जी होती है आपकी, होती है हीट भी बेटा एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। बस ये कंजर्वेटिव नहीं होती क्योंकि ये लॉस हो जाती है जनरली। केमिकल एनर्जी होती है जो कि आप केमिस्ट्री में आप लेटेस्ट एनर्जी की तरह पढ़ते हो उसको, ठीक है, वो होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी के साथ साथ कभी कभी न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए आपकी एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। और कभी कभी आपका मास को भी बेटा हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। मास को जब एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या होता है आपका, मास डिफेक्ट होता है। एम क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। सी क्या होती है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो कभी कभी पूछ लेता है, बताइए कि अगर मुझे 0.2 ग्राम मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, आपको मास की जगह 0.2 रख देना, सी की जगह पे 3 × 10⁸ रख देना, और आपका वहां से आंसर आ जाएगा कितनी एनर्जी आपको वहां पे मिल रही है। ये होता है। तो ऐसे बहुत तरह की एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अब एक होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या सिंपल सा बोलते हैं उसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर बेटा इसकी सिंपल सी बात करें हम यहाँ पे, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये पाते हैं कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, किसी बॉडी के पास दुनिया में कितनी भी एनर्जी है, वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब होता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड नहीं हो तब भी काम करेगा आपका, ठीक है। मेन बात ये होती है कि फॉर एन सिस्टम energy can neither be created, energy can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, ठीक है। ये होती है, इसका मतलब ये है कि आपका क्या हो गया कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी दुनिया में जितनी भी, यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। याद रखेंगे इस एनर्जी में आपकी सारी तरह की एनर्जी आती है। फ्रिक्शन की वजह से अगर हीट लॉस हुआ है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मास एनर्जी, जितनी भी तरह की एनर्जी आप सोच सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, सब सब आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की जब बात करते हैं, चाहे कंजर्वेशन फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आ रही हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आ रही हो, सबकी सब क्या होती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। मैथमेटिकल इसका बहुत कोई ज्यादा यूज है नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये होता है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कभी भी एनर्जी को आप ना बना सकते ना उसको खत्म कर सकते। हाँ, आप बस क्या कर सकते हो, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म यानी चेंज्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, वन टाइप टू अनदर टाइप। जैसे आपने एनर्जी को हीट के टाइम में, हीट के टर्म में चेंज कर दिया, आपने एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने, केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो सेल की हेल्प से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। बट यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय इट, और कैन नेवर यू कैन नेवर क्रिएट इट। दूसरी बात यह है कि इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, ये जो लॉ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, ये प्रूव नहीं किया जा सकता, इसको बस आप फील कर सकते हो, इट कैन नॉट बी प्रूव, क्योंकि आप टोटल एनर्जी को कभी फील नहीं कर सकते क्या होती है, इट कैन नॉट बी जस्ट प्रूव, इट इज जस्ट अ कंसेप्ट जो कि लिया जाता है आपका। चलिए, नेक्स्ट जो चीज बेटा हम पढ़ रहे हैं वो अभी टर्म वन के हिसाब से आपके वो है आपका आज का लास्ट टॉपिक, वो है आपका पावर, ठीक है। इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है टर्म वन के हिसाब से खत्म हो जाएगा। पावर, पावर की अगर हम बात करें तो पावर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, या द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट यहाँ पे होती है टाइम रेट, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क को बोलते हैं, और ट्रांसफर्ड
और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दोनों एक ही चीज है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क क्या होता है आपका, ट्रांसफर होता है, तभी आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तभी वर्क होता है। तो इट इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का जो रेट होता है, और टाइम रेट का मतलब होता है जब उसे हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ये होता है। तो पावर को अगर हम पढ़ें तो इसके पावर के दो तरीके हम पढ़ते हैं। एक तो होता है हम जिसे बोलते हैं एवरेज पावर, एक होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज पावर, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। ऐसी कुछ चीजें आपने मोशन में भी पढ़ी हुई हैं, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऐसे आपके एवरेज पावर, और दूसरी होती है बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया आपका पी एवरेज, और ये हो गया आपका पी इंस्ट, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज का सिंपल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्क अपॉन टाइम, डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अभी इंस्टेंटेनियस के बारे में थोड़ी सी बात बाद में करते हैं। यहाँ से बेटा अगर हम ऐसा यूनिट निकालने की बात करें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाता है जूल पर सेकंड, और इसी को हमने श्रद्धांजलि देने के लिए एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको हमने बोल दिया वॉट। तो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये हो गई आपकी बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की, तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला भी निकल के आएगा, उस पर हम ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की, बेटा हम बात करें अगर, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होती है, ये जनरली आप मशीनरी में इसको अप्लाई करते हो। जनरली मशीनरी में क्या होता है ना, लगातार आपकी पावर चेंजेस करती रहती है, तो आप किसी टाइम पे कितनी पावर है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। ज्यादा डीप नहीं घुसना है, हमारे लिए काम का भी नहीं है। तो अगर बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी टी। अक्सर क्या होता है जब इंडस्ट्रीज में, मशीनरी में, फैक्ट्रीज में आपकी लगातार क्या होता है, वर्क चेंज होता रहता है, फोर्स लगातार चेंज होते रहते हैं, तो आपका वर्क चेंज होता है, वर्क चेंज होता है तो आपकी पावर भी चेंज करती रहेगी। तो किसी इंस्टेंट पे कितनी पावर का इस्तेमाल हो रहा है उसको हम आपका इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो ये होती है डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला पहला पता होना चाहिए कि डी डब्ल्यू बाई डी टी फॉर्मूला करते हैं एक्सप्रेस। तो दूसरी चीज जो यहाँ से होती है, हम थोड़ा ध्यान दें, तो हम ये पढ़ के आए हैं पहले कि डी डब्ल्यू जो कि वर्क डन होता है, इसको हम एफ डॉट डी एस लिख सकते हैं। एफ डॉट डी एस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं, हम पहले ये पढ़ के आए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी जगह पे रख दूं तो पावर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ डॉट डी एस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा बेटा आपका एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, ये हम आपका मोशन में पढ़ के आए हैं इसको। तो ये होता है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डी एस बाई डी टी होती है। तो यहाँ से पावर का बेटा एक और फॉर्मूला निकल के आता है आपका एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, ये फॉर्मूला भी आपका निकल के आता है। ये फॉर्मूला जनरली हम मशीनरी में लगाते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं आपको जनरली मशीनरी में। जनरली हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए सीधे एफ इंटू वी ही कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत आपको सिंपल से एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है, अगर सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया जाए यहाँ पे, देखिए, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए, तो मैंने बोल दिया कि देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एफ डॉट बी, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि आपकी एक लिफ्ट है वो जा रही है, ठीक है, नीचे आपका जो लिफ्ट है वो जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो कितना पावर खर्च होगी उसमें। तो आप बोलोगे जब ऊपर जाएगी तो नीचे एम जी लगेगा, ठीक है, और इस बॉडी पे फ्रिक्शन भी लगेगा नीचे की तरफ। तो आपको मान लो दे रखा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है, लेट्स से कि 4000 न्यूटन आपको दे रखी है, और वेट जो कि एम जी होता है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, लेट्स से 18,000 दे रखी है। या तो आपको दे देगा एम, दे देगा आपका 1800 केजी दे देगा। तो आप इसको क्या करोगे, एम जी निकालने के लिए इसको लेट से 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जी की वैल्यू 10, तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन हो गया। तो ये आपको दे रखा है, आपसे बोला गया है कि बताइए टोटल वर्क कितना लग रहा है अगर ये जो लिफ्ट है उसकी स्पीड जो आपको दे रखी है, जो लिफ्ट है उसकी स्पीड जो आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा कि बताइए पावर कितनी खर्च हो रही है वहां पे, पावर एक्सपेंडेड, पावर कितनी खर्च हो रही है। ऑब्वियसली खर्च ही होगी, ऊपर जा रही है तो उल्टी काम कर रही है। तो यहाँ पे आप सीधे क्या लिखोगे, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी होता है। यहाँ पर एफ में टोटल फोर्स लिखेंगे आपके, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। आप क्या करोगे यहाँ पे 4000 प्लस 18,000 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 2 है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 22,000 इंटू 2, तो आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 44,000 निकल के आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका वॉट में
या फिर इसको हम 44 किलोवाट भी लिखते हैं, जो किलो का मतलब होता है 10⁻³ या 1000। चलिए, और पावर में क्या सवाल बनते हैं? पावर बहुत इजी टॉपिक है, बहुत फिक्स चीजें यहाँ से पूछ सकता है, बताई भी गई है वो सारी चीजें। एक स्पेशल यूनिट है आपकी, स्पेशल यूनिट ऑफ पावर, स्पेशल यूनिट ऑफ पावर, उसकी अगर हम बात करें तो वो होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं आपकी हॉर्स पावर, या हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, हॉर्स पावर। तो इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एचपी से। ये जनरली आपकी मशीनरी में ठीक है, ये आपके ऑटोमोबाइल्स में, जो पुराने ऑटोमोबाइल्स आते हैं उसमें आपको एचपी में ही पावर दी जाती है कि इतना पावर है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इक्विपमेंट्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आपको एचपी के टर्म्स में पावर दी जाती है, हॉर्स पावर टर्म्स में, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जनरली ऑटोमोबाइल्स में, खासकर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स में, बाइक्स में इनका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, जो एचपी का नाम लिया जाता है। तो इसको याद रखना है कि 1 HP इज इक्वल टू कितना वॉट होता है? इट इज योर 746 वॉट। इट इज योर 7, ये वॉट से बड़ी यूनिट है क्योंकि उसका 746 टाइम्स है, तो ये वॉट से बहुत बड़ी यूनिट है, तो ये पाई जाती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मान लो एग्जांपल के लिए मुझे बोला गया कि 22,000 वॉट को कन्वर्ट करो एचपी में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपका कि कितना एचपी होगा? मैं बोलूंगा 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। इसका मतलब क्या हो गया? 1 वॉट इज इक्वल टू आपका 1/746 HP हॉर्स पावर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? तो 22,000 वॉट कितना हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इट इज 22,000 इंटू 1/746 HP। ये लगभग जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 58-9 कुछ ऐसे निकल के आता है, 59 HP के अप्रोक्सीमेट निकल जाएगा। तो ये यूनिट भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। एक और कंसेप्ट है जो उसको हम बोलते हैं आपका, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी में आप डिटेल में पढ़ोगे उसको हम बोलते हैं किलो वॉट आवर। ये होता है किलो वॉट आवर। जो बेटा आपके घरों में, जो आपके होम में जो इलेक्ट्रिकल बिल आता है ना, इलेक्ट्रिकल बिल आता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ आता है कि आपके घर में इतनी यूनिट्स आ गई हैं, ठीक है, यूनिट्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स आ गई हैं, और आप उसका पेमेंट करते हो, इतनी यूनिट्स का पेमेंट करते हो। उसको आप जितना भी आपका रेट चल रहा है बिजली का, उसे मल्टीप्लाई करके आप उसको लिखते हो। तो ये यूनिट और कुछ नहीं होती, किलोवाट आवर ही होती है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, हम 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट मानते हैं आपके होम इलेक्ट्रिकल या मीटर्स में जो आपका आता है, ठीक है। दूसरी बात, सवाल ये पूछा था कि 1 किलोवाट आवर यूनिट किसकी है? ये किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ व्हाट? तो ये पावर की यूनिट होती है, या जो मैक्सिमम सवाल मिलता है पावर की होती है या एनर्जी की होता है? जो सबसे बच्चों को डाउट होता है वो पावर और एनर्जी में होता है। तो याद क्या रखना है आपको? ये याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्लास 12 में वापस आएगा ये। तो ये आपकी एनर्जी का यूनिट होती है, क्योंकि हम पावर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉट लिखा हुआ होता है तो बच्चों को लगता है वॉट है, नहीं, ये आपकी पावर की यूनिट है। कैसे इसका प्रूव करें? तो 1 किलो वॉट आवर, तो किलो वॉट तो क्या हो गई? ये तो पावर हो गई, ठीक है, पावर। और आवर किसकी यूनिट होती है? आवर किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो पावर इनटू टाइम, हम जानते हैं पावर क्या होता है आपका? एनर्जी अपॉन टाइम होता है, या वर्क अपॉन टाइम होता है, एनर्जी और वर्क एक ही तरह से होते हैं। तो यहाँ से मैं एनर्जी को कर लिखता हूँ पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम क्या होता है आपका? एनर्जी होता है। तो ये एक एनर्जी की यूनिट होती है। सवाल ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, क्योंकि जूल्स आपकी ऐसा यूनिट होती है। यहाँ पे सवाल बनता है कि 1 किलोवाट आवर इज हाउ मेनी जूल्स, ठीक है, ये सवाल बनता है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा कन्वर्जन करना है। तो 1 किलोवाट आवर को एक बार हम ढंग से देखें, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो का मतलब क्या होता है बेटा? किलो का मतलब होता है 10⁻3। वॉट को तो हम कुछ करेंगे नहीं, वॉट तो पावर की यूनिट होती है, इनटू एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 3600 सेकंड्स होते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, 3600 सेकंड्स हो गए। इस वॉट को और इस सेकंड को एक साथ रख देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यूनिट्स हैं आपकी। यहाँ पे आ जाएगा 3600 इंटू 10⁻³ वॉट सेकंड। अब ये वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। सेकंड किसकी यूनिट है? ऐसा यूनिट टाइम की। और पावर इंटू टाइम क्या होता है आपका? एक एनर्जी होती है। और एनर्जी की जो ऐसा यूनिट क्या होती है? वो जूल होती है। तो उसको मैं जूल भी लिख सकता हूँ। तो इसी चीज को 3 इंटू, इसको मैं लिखता हूँ 36 इंटू 10⁵ जूल। या बेटर तरीके से जो आपको याद करना होगा, वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है आपका 1 किलोवाट आवर। ये वैल्यू आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में हम जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज वापस आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। घरों में जो यूनिट जी आती है सर आया। वो वही किलोवाट आवर होती है। वो आपका जो यूनिट होती है वो एनर्जी होती है, ना कि पावर होती है, ठीक है। तो बेटा पावर में आपके इतना ही पढ़ाया जाता है और इतना ही आपके काम का है।
तो टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से आपका ये सिलेबस खत्म हो गया है। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा, राइट। जी। इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक होता है कोलिजन, उसको हम कभी बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके एक सेकेंड। सर, कल क्लास है?